नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ सब्जेक्ट प्रश्नवाली लेकर आए हैं हम 3.5। कौन सी प्रश्नवाली? 3.5। इसमें 3.5 में है तो हमारी मेन मुख्य खास जो विधि आती है उसका नाम है वज्र गुणन विधि। और इसके पिछले वीडियो में हमने आपको विलोपन विधि और उसके पिछले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि पढ़ा दी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को कर चुके हैं। आज हम कौन सी वज्र गुणन विधि से इस सवाल को हल करने वाले हैं। बट हमारा सवाल किस प्रकार का है देखिएगा। सवाल ये कहता है हमारा कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय, अगर यहाँ पर क्या लिखा हो, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्नवाली है हमारी 3.5, ये सेम इसी टाइप के सवाल हमने 3.2 में पढ़े थे। हो सकता है आपने वो वीडियो नहीं देखे हों, जिसे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास समीकरण दी हुई है इनको आपको पहचानना है कि क्या इसका एक अद्वितीय है, या क्या इसका कोई हल नहीं है, या क्या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस टाइप से आपको पहचानना है। और उसके बाद जो इंपोर्टेंट बात बोली उसने कि अद्वितीय हल होने की स्थिति में, यानी कहने का मतलब ये, अगर अद्वितीय हल की स्थिति हमारे पास बनती है या अद्वितीय हल की स्थिति आती है तो हम इस सवाल को आगे हल करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। जहां तक हमें करना वहीं से हम इस सवाल को छोड़ देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया, फर्स्ट नहीं लिया है, क्योंकि जब पहला सवाल आप करेंगे या अगर मैं भी करता तो वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता। कैसे कि उसका जो हमारा आंसर आता है तो वो कहलाता है कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है, अगर ये वाली शर्त हमारे सामने आती तो उस सवाल को हम वहीं से छोड़ देते, उसके आगे हम नहीं कर पाते। लेकिन मुझे आपको वज्र गुणन विधि बताना था, इसलिए मैंने इस दूसरे सवाल को लिया है। बट यदि आपको पहला सवाल नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम आज सेकंड क्वेश्चन करने वाले, बहुत ही सरल देखिएगा। सबसे पहले जब हम सवाल हल करते हैं क्या लिखते हैं यहाँ पर? हल। क्या लिखते हैं आप? हल। अब हल में क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण दी हुई है सबसे पहले इसको लिखना है। तो हम ये लिखेंगे चूंकि, तो क्या पर लिखेंगे 2x + y = 5। इस टाइप से हमने समीकरण को लिखा है। तो मैंने आपको समझा था जब 3.2 पढ़ाई थी कि यदि आपको इस प्रकार की कंडीशन बनती है और इस टाइप से अगर सवाल देता है तो सबसे पहले आपकी जो समीकरण है उसको देखिए सही है या गलत है, यानी यह समीकरण का सही रूप है गलत रूप है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण की तुलना हम व्यापक समीकरण से करेंगे। और हमारी जो व्यापक समीकरण होती है वो किस टाइप से होती है? ax + by + c = 0, यानी इस टाइप से हमारी व्यापक समीकरण का रूप होता है। तो इसको देख के आपको चलना है। तो कहीं ना कहीं देखिएगा आप, ये मान के चलते हमें ax, ये चलते bx, तो और c तो ये एक साइड है, तो हमें इस रूप में लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहीं पर 2x + y और ये 5 उधर है, इधर लाएंगे तो -5 = 0, और इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। तो ये हमारा जो समीकरण बना वो इस रूप का बन चुका है। तो अब हमें सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार वापस से हमें दूसरे समीकरण में क्या रखा हमने, 3x + 2y = 8। ये सवाल हमारे पास दिया हुआ है। तो जैसे हमने ऊपर समीकरण बनाया इसी प्रकार नीचे भी हम समीकरण बनाएंगे। 3x + 2y और ये बराबर के उधर है, इधर लाएंगे -8 बराबर में यहाँ पर 0, और समीकरण 2 रख देंगे। क्लियर है? यानी इस टाइप से हमारी समीकरण 1 कंप्लीट होती है, 2 कंप्लीट होती है। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना हम किससे करते थे? इससे। तो यहां पर आपको एक लाइन लिखना है कि उपयुक्त समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। इस टाइप से आपको लाइन लिखना है। क्या लिखना है? उपयुक्त समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। अब देखिएगा, मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो इस समीकरण की तुलना हम जब समीकरण 1 से करेंगे तो आपको क्या करना है, हम 1 लिख देना है। क्या लिखना है आपको? 1। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास a1, b1 और c1 का मान निकालना रहता है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिख देना है तुलना करके। मैंने बताया था पीछे वाला वीडियो आप निश्चित देखें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण 1 से मतलब है इसको हम a का मान लेके चलते हैं। इसका मतलब यहाँ a1 बराबर कितना लिखेंगे? 2।
फिर B1, तो इसको B का मान चलते हैं मान के, तो कुछ नहीं तो 1 से 1 लिखते हैं। इसी प्रकार C1 यहाँ क्या है -5, ये स्टेप से हमें लिखना रहता है। इसी के नीचे हम लिखेंगे A2। अब A2 का मतलब ये होता है, मैंने समझा था आपको, अगर 2 है इसका मतलब समीकरण 2 से मतलब है, समीकरण 2 मतलब ये, तो हम A2 का मान कितना लिखेंगे 3। फिर B2, तो B2 का मान क्या लिखेंगे प्लस के 2 यानी 2। फिर इसके बाद में C2 का मान क्या लिखेंगे -8, यानी इस टाइप से आपको लिख देना है। ठीक है, अब ये लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, यहीं पर लिखेंगे, चूंकि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इन दो को बटे में लिखना है, इन दो को बटे में लिखना है और इन दो को बटे में लिखना है। यानी A1 के बटे में A2 को लिखना है, B1 के बटे में B2 को लिखना है, C1 के बटे में C2 को लिखना है। तो आपको यहाँ लिख देना है कि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इस टाइप से आपको लिखना है। अब क्या करना है देखिएगा, कुछ नहीं, पहले हमने इनका बटा किया था, अब आपको 2/3 1/2 -5/8 लिख देना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2/3 बराबर 1/2 बराबर -5/-8। ठीक, क्लियर। अब डायरेक्टली आपको यह देखना है कि जैसे कि यहाँ पर कितने 3, यहाँ पर 2, तो मुझे ये बताइए क्या दोनों बराबर है क्या आपस में? नहीं है। जब दोनों बराबर आपस में नहीं होते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस टाइप से कट का निशान लगा देते हैं। मैंने आपको समझाया था। तो ये कट का निशान लगा देंगे तो इससे हमें पता चलता है ये कौन सी शर्त प्राप्त होती है, एक अद्वितीय हल, राइट। क्योंकि हम क्या लिखते हैं अद्वितीय हल में कि A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2, इस तरह से लिखते हैं। तो हमें इससे पता चलता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि इस निकाय, क्या लिख देंगे आप, इस निकाय का एक अद्वितीय हल है। अब ये आपने बोला एक अद्वितीय हल है, क्यों है, तो आप कारण बता सकते हैं। आप चाहते लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक अद्वितीय हल है, इसलिए क्योंकि हमारे पास कंडीशन इस टाइप की बनती है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, यानी इस टाइप की हमारे पास कंडीशन बन रही है, इसलिए हम इसको एक अद्वितीय हल कह रहे हैं। और अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो एक अद्वितीय हल हमारे पास आ चुका है, अब हम इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण जो हमारे पास 1 और 2 है, इसके आधार पर हम वज्र गुणन विधि लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, अब आप देखिए वज्र गुणन विधि बहुत ही सरल तरीके से। जाइएगा नहीं, वीडियो पूरा अंत तक देखना है, जब भी आपको समझ में आएगा। तो हम वज्र गुणन विधि करते हैं। देखिए, वज्र गुणन विधि करने का मैं सबसे बेस्ट आपको तरीका बताऊंगा। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बिल्कुल कहीं भी किसी भी प्रकार से कठिन नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है देखिएगा, सबसे पहले आपको करना है यहाँ पर, जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आपको करना है। सबसे पहले आप ये तीर का निशान लगाएंगे, फिर एक लाइन खींचना है आपको, फिर बराबर करना है, और फिर वापस से एक लाइन खींचना है, फिर बराबर लगाना है और फिर लाइन खींचना है। बिल्कुल आपके लिए मैं बिल्कुल सरल कर दूंगा वज्र गुणन विधि, लेकिन वीडियो आपको अंत तक देखना है और बिल्कुल गौर से देखिए। सबसे पहले ऐसे तीर का निशान लगाएंगे, ठीक है, फिर हम ऐसे लाइन खींच देंगे, फिर बीच में बराबर का निशान लगाएंगे, फिर लाइन खींचेंगे और फिर बराबर का निशान लगा के फिर लाइन खींचते हैं, राइट। सबसे पहले आपको यहाँ पर x लिख देना है, इसके बाद आपको y लिख देना है और इसके बाद यहाँ पर 1 लिख देना है। क्लियर है, देखिएगा, सबसे पहले x लिखना है, फिर y लिखना है, फिर 1 लिखना है। यहाँ तक क्लियर। अब आपका होता क्या है, जैसे कि मान लो मैंने बोला है कि आपको बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाना है, तो आप चलना कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, घर से। और घर से जाने के बाद आप कहीं पे भी घूमकर आ जाएंगे, लेकिन आना कहाँ रहेगा, घर पर, राइट। तो इस प्रकार से मान ली जाए कि हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई के हमें मान निकालना पड़ता है। तो मान लिया हमारे पास यहाँ पर कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, इस प्रकार से कोई है। तो यदि हम अगर ए से चलना प्रारंभ करेंगे तो आपको बी पर जाना है, और बी से चलना प्रारंभ करेंगे तो हम सी पर जाना है, ठीक, बस। और सी से चलना प्रारंभ करें तो कहाँ जाना है, तो कोई आगे संख्या नहीं है, तो सी से वापस कहाँ पे जाएंगे, ए पे। क्या जाएंगे, ए पे। या हम सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि एक चक्रीय क्रम जो हमारा होता है वो इस टाइप से होता है। कैसा होता है, इस टाइप से। तो मान लिया हमारा ए होता है, बी होता है, सी होता है, इसको हम चक्रीय क्रम कहते हैं, ठीक। तो हम अगर ए से चलना प्रारंभ करेंगे तो बी की ओर जाएंगे, बी से चलना प्रारंभ करेंगे सी की ओर, सी से प्रारंभ करेंगे तो ए की ओर, राइट। इस टाइप से आपको चलना रहेगा, लेकिन दिमाग में क्या याद रखनी है, सबसे पहले आप बी से चलना प्रारंभ करें। कहां से चलना प्रारंभ करना, बी से। तो हम कहां चलेंगे, बी से कहां चलेंगे, सी की ओर, यानी हम क्या लिखेंगे, बी सी। तो आप देखिएगा यहाँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ बी सी, ठीक, थोड़ा सा गैप लगाऊंगा, बीच में माइनस रख के, फिर वापस से ये लिखना है मुझे।
वापस बी से लिखना है, ये बी और सी। ध्यान दीजिए मैंने क्या करा, देखो क्या करना है आपको, बी से स्टार्ट करना है। क्या करना है, बी से स्टार्ट, तो बी से सी की ओर जाना है। तो थोड़ी सी मैंने गैप दे दिया यहाँ पर, क्यों दिया मैं बताऊंगा आपको। बी और सी माइनस बी सी, राइट, यानी हम बी से चलना प्रारंभ करते हैं, हम सी पे पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, सी से चलना प्रारंभ करेंगे, कहाँ पे जाना है, ए पर, यानी क्या लिखेंगे, सी ए। तो अगली वाली लाइन में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप देकर सी ए माइनस फिर सी और ये ए। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए अब आपको ए से चलना है और वापस कहाँ आना है, बी पे। बोला था मैंने जहां से चलना प्रारंभ करेंगे वहीं पर आपको आना है। तो ए से चलेंगे बी पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ए बी माइनस वापस से ए बी, राइट। एक बार और देखिएगा, आपको बी से चलना प्रारंभ करना है तो हम लिखेंगे बी सी माइनस बी सी, फिर ए सी, बी सी लिखा पर सी ए माइनस सी ए, फिर लिखा ए बी माइनस ए बी। इस टाइप से आपको लिख देना है। अब मैंने बोला बीच में थोड़ा सा गैप करना है, तो गैप क्यों करना है, अब आपको यहाँ पर एक जादू है। जादू क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पर 1 2 यानी 12, और 12 का उल्टा क्या होता है 21, यानी 12 21। क्या लिखना है आपको, 12 21। इसी प्रकार इसमें लिख देना है 12 और ये 21। इसी प्रकार इसमें लिख देना है 12 और 21, ठीक है, ये 21। समझ में आया। क्या लिखना है आपको, 12 21 12 21 12 21, ये अपन कह सकते हैं 12 21 12 21 12 21। इस टाइप से आपको लिख देना है। तो बस अगर ये काम कर लिया तो आपकी वज्र विधि हो चुकी है, यानी मान लो आधी टेंशन आपकी खत्म हो गई है। अब आपको क्या करना है, इन सबके स्थान पर आपको मान रखना है। कहां से, जैसे कि हमने ये इसमें किया था, जैसे हमने लिखा था a1 बराबर ये होता है, b1 बराबर ये, उपयुक्त समीकरण की जब तुलना की थी हमने, तो आप क्या करेंगे, इसके पहले जैसे मतलब पूरा समीकरण आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद में इसी को आपको एक अति हल था, तो इसलिए हमें इसको हल करना था। तो करने के लिए आप ये चीज जरूर लिख ले, उपयुक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। तो ये चीजें हमारी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट थी, इसके आधार पर हम इसमें मान रख सकते हैं। कैसे रखेंगे देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने अभी बताया उसी टाइप से आपको बिल्कुल सरल कर दूंगा, लेकिन ध्यान से आपको समझना है, देखना है, तभी आप सीख पाएंगे। देखिए वापस से क्या करना है, ऐसे तीर का निशान लगाना है। सबसे पहले आपको लाइन खींचना है, फिर बराबर लगाना है, फिर आपको लाइन खींचना है, फिर बराबर लगाना है और फिर लाइन खींचना है। इस टाइप से आपको करना है। वही तरीका आपका एक्स लिखना है, वाई लिखना है और 1 लिखना है। क्लियर है। अब गौर से देखिएगा, b1 का मान हमारे पास क्या है, तो इधर देखते हैं हम b1 का मान कहाँ है, यहाँ पर क्या है 1, तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए 1 लिख देंगे, इंटू c2 का मान, तो c2 का मान इसमें देखिए क्या है -8, तो आप क्या लिखेंगे -8। यहाँ तक क्लियर है, बीच में माइनस चिन्ह। फिर देखिएगा क्या है b2, तो b2 का मान क्या है 2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2, इंटू c1 का मान देखिए क्या है, c1 का मान हमारे पास कहाँ है, ये c1 -5, तो हम ये -5 लिखेंगे। अब ये माइनस लगा, इसलिए आप चाहे तो इस टाइप से ऐसे कोष्टक में लिख सकते हैं। कोष्टक लिखने से आपको फायदा रहेगा, थोड़ा स्पष्ट पता चलेगा कि इसका मान ये, इसका मान ये। इसका मतलब यहाँ पर ये कि b1 का मान तो 1 लिखा है, c2 का मान -8 लिखा है, बीच में माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह लगाया, फिर b2 का मान हमने 2 लिखा है और c1 का मान -5 यहाँ से लिखा है। क्लियर। आगे चलते हैं c1, तो c1 का मान क्या है -5, तो हम लिख देंगे -5 इंटू a2, तो a2 का मान हमारे पास क्या है, a2 मान 3, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 3, फिर माइनस इधर आ जाएंगे c2, तो c2 का मान क्या है -8, तो ये -8 इंटू फिर a1, तो a1 का मान कितना है 2, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर ये 2 लिख देंगे। ठीक, क्लियर। इसी प्रकार आगे लिखेंगे ऐसे सेम टू सेम a1, तो a1 का मान कितना है 2, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 इंटू b2, तो b2 का मान हमारे पास क्या है 2, तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे ये 2, फिर माइनस, फिर देखिएगा a2, तो a2 का मान क्या है हमारे पास a1, a2 मान 3, तो हम यहाँ पर ये 3, फिर देखिएगा b1 का मान कितना है, तो b1 का मान कितना है 1, तो हम क्या लिख देंगे 1। बस अगर आपने इस स्टेप के बाद इस स्टेप को जमा लिया तो आपका सवाल हो गया। कैसे देखिए, वापस से तरीका वही अपनाएंगे। सबसे पहले तीर का निशान लगाएंगे, ये लाइन खींचना है आपको, फिर बराबर का निशान लगाना है, फिर लाइन खींचना है, फिर बराबर निशान लगाना, फिर ऐसे करना है। फिर वही तरीका, सबसे पहले x लिखना है, y लिखना है और ये 1 लिखना है। ठीक, अब क्या करना है गौर से देखिएगा। देखिए क्या करना है, इंटू करेंगे 8 का 1 में अटकम 8 -8, फिर देखिए माइनस ऐसे से लिखते हैं, इसमें गुणा कर 5 10 का है कि माइनस के, ये माइनस के 10, फिर अगले स्टेप में 5 15 -15, फिर माइनस
8 के 2 8 दून 16 माइनस के 16। फिर इधर करते हैं 2 दून 4 माइनस 3 एकम 3। इस टाइप से आपको करना है। क्लियर है आता है। फिर वही तरीका अपनाएंगे वापस से, 3 का निशान लगाएंगे बराबर, फिर ये, फिर बराबर और फिर ये, ऐसे ऐसे। यहाँ वही लिखेंगे हमारा x या y और यहाँ 1। ठीक। फिर देखो अगला क्या करेंगे, माइनस के 8 लिखना है और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस हो जाता है, तो ये 10 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस के 15 और ये माइनस माइनस के जाएगा प्लस के, तो ये 16 आ जाएंगे। ठीक। इधर ये 4 में से 3 घट जाएगा, क्या जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर अगली स्टेप ऐसे ऐसे करेंगे, पहले लाइन खींचेंगे, फिर ये लाइन बराबर, फिर ये लाइन। इसका मतलब देखिएगा यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है और यहाँ 1 लिखना है। बिल्कुल आप ऐसे एग्जाम में करके आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 में से अब 8 को घटा देना है तो क्या बच जाएगा 2। इधर ये 16 में से 15 को घटा देना था, 1 बचेगा। वो इधर हमारे पास ऐसे ऐसे ही बस। अब हमारे पास सिंगल संख्या आ चुकी है, अब आपको यहीं तक करना है। लेकिन अभी हमें आंसर लाना है। आंसर कैसे लाना है इसके बाद, तो आप यहाँ लिखेंगे x के मान के लिए। ठीक है। आप चाहे तो एक साइड ऐसे कर सकते हैं x के मान के लिए, और मैं इधर कर देता हूँ y के मान के लिए। ठीक है। देखिए गौर से, x के मान के लिए तो आपको करना है x वाली संख्या तो लेना है। ये x वाली संख्या मैं लेता हूँ बटे 2 बराबर। ठीक। अब x के मान के लिए लेना है तो आपको y का मान छोड़ देना है, और y के मान के आगे क्या लिखा है वैसे वैसे लिख देना है। तो यहाँ लिखा है 1 बटे में 1, तिरछा गुणा कर देना है, यानी x का गुणा 1 में करेंगे क्या जाएगा आपका x आ जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा x का मान। इसी प्रकार y में करेंगे तो अब बोला y के मान के लिए मतलब x वाला मान छोड़ देना, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे y बटे 1 बराबर में ये 1 बटे में 1। वही आपको तिरछा गुणा करके चलना है। तो देखिएगा y गुणा 1 में करेंगे क्या जाएगा y, और 1 का 1 में करेंगे आ जाएगा हमारा 1। यानी देखिएगा x बराबर 2 y बराबर 2 हमारा ये आंसर आ चुका है। किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो उन्होंने यही बोला था कि आदित्य हल की स्थिति में से वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो चाहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः जो पूछा है रेखिक समीकरण, क्या लिखेंगे अतः रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण के युग्मों का हल। क्या है, रेखिक समीकरण युग्मों का हल। या लिख सकते हैं x बराबर 2 व y बराबर 1 है। यानी इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो एक कंप्लीटली तरीके से आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। यानी इस टाइप से आपको वज्र गुणन विधि करना है। जिस प्रकार मैंने बताने का प्रयास किया है, आप इसी प्रकार से अगर आप खुद अपने आप में दिमाग लगाकर आप खुद करना सीखेंगे तो निश्चित तौर पर इस विधि को भी सीख जाएंगे। ठीक है। तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से मेरे हिसाब से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको समझ में आया है, यह वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि हो सकता है अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हों तो मेरा चैनल सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका भला अपने दोस्तों का भला। जब अपने दोस्तों का आप भला करेंगे तो आपका स्वयं अपने आप हो जाएगा। ठीक है। तो चलिएगा, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।